इनकम होता क्या। सबसे पहले गाइस देखो, सबसे पहले क्या है गाइस, हमें पता है जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। जीडीपी इज मोस्ट वाइडली यूज, मैंने बात की मेजर ऑफ नेशनल इनकम को मेजर है। जीडीपी मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कि फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं, उससे जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो होता है आपका जीडीपी। जीडीपी जो मेथड है, दो तीन मेथड्स के जरिए जीडीपी मेजर होता है। एक आउटपुट, आउटपुट का मतलब टोटल प्रोडक्शन। इनकम, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है guys, कितने मेरे एक्सपेंसेस हैं, कितने मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं थ्रू आउट द इकोनॉमी, किसको कहते हैं जीडीपी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है, ये जीडीपी का फॉर्मूला। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, जो कि जीडीपी मेजर करके देता है। ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे मेजर होती है, जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम मेजर करके देता है। नेट प्रॉपर्टी इनकम का मतलब है तुम्हारे जो फॉरेन एसेट किसी फॉरेन कंट्रीज में है, उससे जो तुम्हारा कंट्री इनकम जनरेट कर रहा है ना, वो रिकॉर्ड की जाती है ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसमें कहते हैं जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल इनकम उसको कहते हैं जितने भी ग्रॉस नेशनल इनकम। देखो स्टेप देखोगे, पहले तुम्हें जीडीपी मेजर किया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फिर जीडीपी के बाद क्या, ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे आएगा, जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर नेट नेशनल इनकम कैसे आएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस क्या करता हूँ, मैंने बात की डेप्रिसिएशन, जिससे क्या निकलता है, मैंने बात की ग्रॉस नेशनल इनकम। जिससे मेरे पास क्या निकलेगा गाइस, मैंने बात की ग्रॉस नेशनल इनकम निकली। ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट नेशनल इनकम। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मेजिंग जीडीपी में, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती है ना, स्मगलिंग वगैरह, वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम जीडीपी, होती नहीं रिकॉर्ड। जो कि बॉर्डर से, एक कंट्री की बॉर्डर से इलीगली जो आ रही होती है, वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती जीडीपी के। जितनी भी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती जीडीपी के। या देखो बेटा, पढ़ रहे हैं कंट्री का जीडीपी, ये बेसिक सा वर्ड है। कंट्री का जीडीपी पता होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कंट्री डिसाइड करता है मैं कितना बजट बनाऊं, कितने हेल्थ पे खर्च करना है, कितने डिफेंस पे खर्च करना है, कितने अदर सेक्टर्स पे खर्च करना है। जीडीपी नहीं पता तो आपको कैसे खर्च करना है, सोचो। जीडीपी का मतलब आपकी क्या हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन हो सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जितनी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरी इनकम उतनी होगी क्या, नहीं होगी। जितनी मेरी कंट्री में गैस खर्ची हो रही है, एक्सपेंडिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली मुझे पता लगेगा मेरी इनकम कितनी। तो गैस हमेशा ये रखना, जितनी भी अनटिपिकल एक्टिविटीज होती है, कंट्री जितना स्पेंड कर रहा है डिफेंस, आपको पता है ये वाली बात है ना, थोड़ी सी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, इस आपको मैक्रो इकोनॉमिक एम्स का आइडिया दे। अगर आपको कंट्री का जीडीपी पता होगा तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के बारे में पता। ये बात याद रखना है। अगर मैं आपके सामने गए ना इत्यादि पैसे प्लीज देखोगे यार, ये वाला ना मेरे साथ है ना, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ये पक्का करके दोगे, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होती इस टॉपिक। वो क्या है गाइस, मैंने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया। हमजा बेटा मोबाइल छोड़ दो यार। आपको पता है गाइस, मैंने बात की गाइस, हमारे पास होता है हाउस होल्ड। इसको बोल रहा हूँ गाइस, इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से रिप्रेजेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से रिप्रेजेंट किया, हाउस होल्ड से रिप्रेजेंट किया, और क्या रिप्रेजेंट किया, मैंने बात की फर्म से रिप्रेजेंट। हाउस होल्ड और फर्म्स, या देखो हाउस होल्ड कौन सा, अपना कंट्री, और फर्म्स क्या है, बिजनेसेस। या मुझे बताओ, कोई भी आपकी कंट्री में आता है, इसको ऐसे प्यार से समझो ना, बहुत अच्छा समझ आएगा। अगर कोई भी आपके कंट्रीज में आता है, कोई फर्म्स बिजनेसेस आते हैं, हमारे पाकिस्तान में कोई फर्म और बिजनेसेस आते हैं, तो वो हमारे कंट्री में आके हम हमारे कंट्री से क्या यूज करेंगे, रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या यूज करेंगे गाइस, आपके कंट्री में आएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। खुद बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये जो है, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए, लैंड लेबर कैपिटल, ये किसने यूज किए, फर्म ने।
तो ये बेटा फर्म के लिए खुद बताओ, फर्म जब आपके रिसोर्सेज यूज करेगी, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ भाई, आपके कंट्री में लैंड, लेबर, कैपिटल ये यूज करेगी, तो ये फर्म के लिए क्या है? खर्चा क्या इनकम? फर्म के लिए क्या एक्सपेंडिचर? एक्सपेंस से क्या इनकम है? फर्म का एक्सपेंस है ना। देखो ये फैक्टर्स, ये एक्सपेंस किसका है? रिसोर्सेस यूज करना फर्म का, रिसोर्सेस फर्म ने यूज किया तो फर्म का क्या एक्सपेंस है? इस फर्म का एक्सपेंस हाउस होल्ड की क्या होगी? इनकम। हाउस होल्ड की इनकम पता क्या होगी यार? हाउस होल्ड बेटा अपना कंट्री, अपना घर बाहर, अपने कंट्री। तो गाइस यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेटा, ये जो है पेमेंट्स, पेमेंट्स किसको मिलेगी? पेमेंट्स जो मिली, फैक्टर प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट। दूसरा क्या होता है? लेबर, लेबर को, हमारे लेबर को क्या देगा? नौकरी भी देगा, वेजेस और सैलरीज देगा। और कैपिटल, कैपिटल से क्या देगा गाइस? मैंने बात की कैपिटल जो यूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या दे रहा होगा? इंटरेस्ट। सर लेकिन आपने ज्यादातर कंट्री मल्टीनेशनल कंपनीज को वेलकम भी करती है, जैसे लैंड भी दिया उनको, कम टैक्स पे लैंड दे दिया, या इनको खुद ही इनको वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अगर आपको सोचो ना यार, आपके कंट्री में हाउस होल्ड, कोई भी कंट्री, मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी कंपनी की आप बात करो, कोई भी कंपनी आपकी कंट्री में आएगी तो लैंड तो लेगी, बोरो करेगी, उस पर रेंट देगी। वो हमारे कंट्री को क्या है, तुम बिजनेस पढ़ते हो ना, हमारे कंट्री को फायदा है नुकसान है? फायदा है ना। हमारे कंट्री को क्या मिल रही है उसके आगे? इनकम मिल रही है ना। हमारे कंट्री का रेंट मिल रहा है, हमें वेजेस मिल रही है, सैलरीज मिल रही है, डिविडेंड्स, प्रॉफिट मिल रहा है, क्या पता भाई उसके जो शेयर्स हैं उस पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। वो एक अलग बात, अभी नहीं, अभी स्लो स्लो जाऊंगा। तो ये रिसोर्सेस खुद बताओ ना भाई। आप लोग सारे कौन हाउस होल्ड हो, मैं कौन हूँ? फर्म हूँ। मैंने आपकी कंट्री से रिसोर्सेज लिए, मेरा एक्सपेंस है, लेकिन आप लोगों को क्या है? इनकम। अगर गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गाइस यहाँ पे, आप खुद बताओ। जो फर्म, मैंने आपको आपकी कंट्री से रिसोर्सेज लिए, लेकिन आपके लिए क्या हुई? इनकम हुई। लेकिन जो मैं गुड्स बनाऊंगा, रिसोर्सेज लेके गुड्स बनाऊंगा, वो किसको दूंगा? आपको दूंगा ना। हाउस होल्ड को गुड्स दूंगा, सेल करूंगा। और जो सेल करूंगा गुड्स एंड सर्विसेज, वो मेरी क्या होगी? मेरी क्या होगी? इनकम होगी। लेकिन आपकी, आपका एक्सपेंस क्या होगा गाइस? आपका, मेरी तो इनकम है, आपका एक्सपेंस क्या होगा? जो आपने उन गुड्स को क्या किया है? कंज्यूम किया है, कंजम्पशन किया है, वो आपका क्या होगा? एक्सपेंस होगा। इसको कहते हैं, इसको किताबों में लिखते हैं गाइस, टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। एग्जामिनर इसके अलावा एक ही क्वेश्चन है, इसमें कोई घुमा फिरा नहीं सकता क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी का वर्ड कहते हैं गाइस, टू सेक्टर इकोनॉमी। अब आगे गाइस कौन आ गया यहाँ पे गाइस? यहाँ पे हाँ, नेशनल इनकम, सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। पहले मेरे पास गाइस कुछ नया वर्ड लिखा, मैंने क्या लिखा? बैंक। गाइस बैंक का काम क्या होता है? हाँ भाई, बैंक का काम क्या होता है हमसा? इंटरेस्ट रेट सेट करो। बैंक का काम पता है क्या होता है? बैंक सर्कुलेट कैसे करते हैं बैंक? तो लोग एक बात सवाल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना क्यों है? सवाल ये पता है बैंक क्या है? देखो हमेशा याद रखना, बैंक का मेजर रोल जो है ना, वो पैसा इधर से उधर करना। बैंक का काम है लोगों से पैसा, लोगों को पैसा। ऑब्वियसली बात है, खुद बताओ, एक मसला गाइस है, ऑब्वियसली बात है, जितने भी पीपल जो सेव करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लोगों के पास का पैसा बैंक क्या करता है? अपने पास लेता है, और जिस जिसको जरूरत होती है उसको देता है, उन पे इंटरेस्ट लेते हैं, वो इनकम है। तो गाइस बैंक का काम क्या है? बैंक का काम क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है गाइस? मैंने बात की, विड्रॉ करना आपके पैसे। हाउस होल्ड की सेविंग्स जितनी भी है वो विड्रॉल करता है, विड्रॉल इसको कहते हैं। हाउस होल्ड की सेविंग्स क्या करता है? मैंने बात की विड्रॉल करता है। फिर ऑब्वियस सी बात है, वही सेविंग्स क्या करता है? मैंने बात की इंजेक्शन करता है। क्या काम है? विड्रॉल और इंजेक्शन। इंजेक्शन किस फॉर्म में करते हैं? इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। बेटा जब इन्वेस्ट कर रहा होगा तो लोन की फॉर्म में हो रहा है। मैंने बात की क्या नजरें,
लाइक किसी बिजनेस के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है बैंक, ऑब्वियसली बात है, बैंक किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, कुछ कर रहा है जिससे जिससे उसको फायदा मिले। तो बैंक क्या है, लोगों की सेविंग विड्रॉ करता है, फिर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस हमने बात की गाइस सेविंग्स जो है और इन्वेस्टमेंट्स, एस और आई। सेविंग्स क्या होती हैं, विड्रॉल होती हैं, सेविंग्स विड्रॉल होती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, मैंने बात की इंजेक्शन वगैरह। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, इंजेक्शन। फिर आता है guys, इसके बाद कौन आता है, गवर्नमेंट आता है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, अपना बजट सेट करना। गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, टैक्सेस। गवर्नमेंट आवाम से टैक्सेस विड्रॉ करती है। आवाम पे टैक्सेस क्या करती है, गवर्नमेंट बेसिकली टैक्सेस को क्या करती है, विड्रॉ करती है, टैक्सेस लगाती है, टैक्सेस को विड्रॉ किया जाता है, गवर्नमेंट ये करती है। फिर उन्हीं टैक्सेस से क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है, फर्म्स में खर्च करती है, बिजनेसेस पे लगाती है, क्या करती है, उनको रोड्स बना के देती है, उनको सब्सिडीज देती है। ये क्या होता है, मैंने बात की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को करती है। बिल्कुल सही कर, हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों से टैक्स है। ये जो ऊपर से सर्कुलेट, वहां से फर्म्स और हाउस होल्ड की दोनों की बात है। हाउस होल्ड फर्म से टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया, और वही रेवेन्यू को स्पेंड किया डिफरेंट फर्म्स में, जिस जिसको जरूरत है, जिसको जिसको सब्सिडीज देनी है, किस किस को ये देनी है, सब दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा तो सबको मिलेगा। सर्कुलेट कैसे करते, गवर्नमेंट का पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना। तो क्या हो गया, ये कौन सी सेक्टर है पता है, दैट इज नोन एज अ थ्री सेक्टर। सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिर इनकम में लिखी जा सकता है कि सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जी, जैसे एक कंट्री नेटिंग कंट्री को लोन दिया हुआ और नेटिंग कंट्री इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो भी इनकम हो सकता है। देखो इसमें हमने थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। अब कंट्री को इन्वॉल्व कर, अब करूंगा जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है ना, जब इन्वॉल्वमेंट होती है थर्ड कंट्री। सही, जैसे अभी हम सिर्फ अपने कंट्रीज की गवर्नमेंट की बात करें, इंटरनली इंटरनल यूज। हाँ बेटा, फोर सेक्टर हाउसहोल्ड फर्म बैंक और नहीं फोर सेक्टर, थ्री सेक्टर्स। तो बैंक भी फर्म के अंदर ही आता यहाँ पे गैस क्या होता है, गैस लास्ट सेक्टर कौन सा होता है, मैंने बात की गवर्नमेंट होता है। इसका ये बेटा, ये सेविंग प्लस टैक्सेस जो है, ये सेविंग ये प्लस टैक्सेस क्या होती है, विड्रॉ होती हैं। डब्ल्यू कहते हैं विड्रॉ को। और इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट ये कहते हैं इंजेक्शन हो रही, जितना विड्रॉ होगा उतनी इंजेक्शन होगी। भाई कहीं से तुम्हारे पास जब तक पैसा विड्रॉ नहीं होगा तो तुम इंजेक्ट कैसे कर सकते, पहले ये सेविंग्स होंगी, टैक्सेस जनरेट होंगे, जब भी ये इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने का सोचेंगे। अब आगे गाइस मैंने बात की फॉरेन कंट्री की बात कर। आपको पता है, सुनना मेरी बात, ये वर्ड क्लिक कर रहे हैं, ये हाउस होल्ड ने क्या किया, फॉरेन कंट्री हाउस होल्ड ने फॉरेन कंट्री से पता है क्या गुड्स किया, हमेशा एकदम। आपका कंट्री किसी और कंट्री से क्या करता है गाइस, इंपोर्ट क्या करता है, गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना। हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट मंगवाएंगे, सस्ता रॉ मटेरियल मंगवाने की सोचेंगे। अगर देखा जाए, मैंने बात की, ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन कंट्री और ये जो फर्म्स हैं, ये फर्म्स क्या करेंगी, फॉरेन कंट्री को क्या करने का सोचेंगी, ये इंपोर्ट कर रहा है, हाउस होल्ड फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। और इवन मैंने बात की, फर्म्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है फॉरेन कंट्रीज को। देखो, लेकिन एक बात बताओ भाई, देखो सपोज करो फॉरेन कंट्रीज आपका कंट्री, सही है, मैं आपके काम, मैं हाउस होल्ड हूँ, मैंने आपके कंट्री से गुड्स क्या किए, इंपोर्ट किए, क्योंकि मुझे सस्ता चीप और रॉ मटेरियल मिल रहा, सही। अब मैं ये बात कर रहा हूँ guys, अगर कोई फर्म्स है, आपकी जो फर्म्स है, इसकी कोई फर्म्स है, ये क्या करिए, एक्सपोर्ट करिए किसी एक्स वाई जी फॉरेन कंट्रीज को अपने गुड्स एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि ये क्या था, स्पेशलाइज्ड था, इससे गुड्स क्या थे, कंपेटिटिव थे, जब भी तो एक्सपोर्ट करेगा। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, तुम लोग ये वर्ड पढ़ोगे, ये वाली लाइन पढ़ोगे गाइस प्लीज यार, ये वाली लाइन पढ़ोगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये नोट पढ़ोगे गौर से। एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड द फॉरेन सेक्टर, ओपन इकोनॉमी में कहा आता है फॉरेन सेक्टर।
इंट्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इनटू अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट हमेशा एक्सपेंडिचर होता है, अकर व्हेन हाउस होल्ड परचेज गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हाउस होल्ड ने गुड्स क्या किए, परचेज किए गुड्स फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज, मेकिंग इट्स, इसको क्या कहते हैं, जब परचेज करता है हाउस होल्ड तो इसका मतलब क्या है, फॉरेन कंट्री के पास से गुड्स क्या हुए हैं, विड्रॉ हुए हैं, इंजेक्शन हुए हैं। सही, फॉरेन कंट्री से हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदे, इंपोर्ट किए, तो इसका मतलब विड्रॉ हुआ है ना। On the other hand, export revenue arises when a foreign buyer, export revenue कब arise होता है, when foreign buyer purchase domestic good which is injection। जब foreign buyers जो है वो क्या करता है guys, domestic goods को क्या करता है, purchase कर, from the firm से goods purchase कर। तो guys हमेशा याद रखोगे guys, मैंने बात की guys यहाँ पे जो सेक्टर वाइज है guys, अगर मैंने आपके सामने guys ये सेक्टर वाइज जो रिप्रेजेंट किया guys यहाँ पे, अगर आप मेरे साथ देखोगे तो इधर क्या रिप्रेजेंट है, मुझे बताओ गाइस यहाँ पे क्या है, सेविंग्स बड़ा सा लिखा है, सेविंग्स क्या था, विड्रॉ क्या इंजेक्शन, विड्रॉ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शाबाश, इंजेक्शन, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंजेक्शन, टैक्सेस हुए तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई, प्लस इंपोर्ट, हाउस होल्ड ने क्या किया, गुड्स लिए थे, विड्रॉल, और एक्सपोर्ट किए थे, इंजेक्शंस। जीडीपी का फॉर्मूला याद है सबको, क्या फॉर्मूला है, सही है, जीडीपी का फॉर्मूला ये, मैं लिख सकता हूँ जीडीपी का फॉर्मूला गाइस क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो, ये जो सेविंग्स थी ना, ये सेविंग्स होंगी, ये सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, देखो टैक्सेस होंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट तो हमें पता चल जाएगा गाइस हमारे कितने नेट एक्सपोर्ट है। ये पता क्या सारा जीडीपी जो है, ये सारे, ये विड्रॉल था, और ये क्या था, जे का मतलब इंजेक्शन। जो विड्रॉल होते हैं वो आपकी क्या होती है, इनकम होती है, और जो इंजेक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो जितने आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ये जितने आपके एक्सपेंडिचर्स थे, उतनी आपकी कंट्री की क्या होनी चाहिए गाइस, इनकम होनी चाहिए। अगर आपके जितने एक्सपेंडिचर है वो कितने, किसके इक्वल होने चाहिए, ऑब्वियस इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो कहा जाता है जितना आपके इनकम है उतने एक्सपेंडिचर होने चाहिए। देखो सवाल क्या है, सवाल पढ़ोगे सब, सवाल खुद देखोगे, सवाल क्या पूछा बेटा, प्लीज यार देखोगे सवाल। अली नबी बेटा क्या कॉपी कर रहा है बेटा, सवाल क्या है, with the help of a diagram explain what is meant by the circular flow of income in an open economy। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन से होते हैं, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, ये तीनों सेक्टर को समझाना जरूरी है। टू सेक्टर में क्या आता था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड फर्म में अगर देखा जाए, टू सेक्टर में जो आता था, हाउस होल्ड फर्म्स होते हैं, सही है, हाउस होल्ड की पूरी चेन समझा दी। हाउस होल्ड पहले बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फर्म्स क्या यूज करती थी, फैक्टर प्रोडक्शन, तो फर्म्स क्या ये एक्सपेंडिचर इनकम है, फिर फर्म क्या, हाउस होल्ड की इनकम क्या थी, जो पेमेंट्स मिली फैक्टर प्रोडक्शन से, फर्म ने गुड एंड सर्विस सेल की तो फर्म की इनकम एक्सपेंडिचर है, इनकम है। हाउस होल्ड ने गुड्स की कंजम्पशन की वो क्या है, फिर क्या होना आता है, बैंक, बैंक क्या करता है, आपके सेविंग क्या करता है, करते हो इंजेक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ हमने लिख दिया, ये सेकंड पैरा की बात और बैंक की बात, बस हाँ। अब तीसरा पैराग्राफ देखोगे, अब किसकी बात करोगे, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट थ्री सेक्टर, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस और कौन आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस विड्रॉ होते हैं कि इंजेक्शन होता है, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंजेक्शन। फिर आगे फोर्थ सेक्टर, फोर्थ सेक्टर में क्या आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो किसने क्या, व्हाट इज मेंट बाय द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, इन ओपन इकोनॉमी कंसीडर्ड, मैंने बात की ओपन इकोनॉमी कंसीडर्ड विच एक्सटेंड टू विच कैन बी एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सी सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ करता है वो बात अभी मैंने नहीं की। टू सेक्टर से लेके फोर्थ सेक्टर को समझाने में वो नॉलेज का पार्ट है, वो
टू सेक्टर देखो इसमें पूरा क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम टू सेक्टर से लेके फोर्थ सेक्टर तक नॉलेज और एनालिसिस का पार्ट है जी, पूरी एनालिसिस का। और इसमें क्योंकि एनालिसिस पता है क्यों, इसमें भी मैंने आपको डायग्राम बनाई नहीं है अभी। क्या नहीं बनाई, डायग्राम नहीं बनाई। अब देखो भाई, नोटबुक खोलोगे सारे, नोटबुक सारे खोलोगे बेटा, एक बार एक कोई पेज खोल लो बेटा। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव जी। ये आपके पास क्या है, ये गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, आपके पास सेविंग्स है और क्या है, मैंने बात की इन्वेस्टमेंट्स है। ये आपके पास क्या है, मैंने बात की रियल जीडीपी है। ये कौन सा है, रियल जीडीपी है। ये आपके पास क्या है गाइस, मैंने बात की रियल जीडीपी। क्या था, मैंने बात की रियल जीडीपी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने गाइस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है गाइस आपके सामने, ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन पता है किसकी ड्रॉ की है, सेविंग्स। इसको क्या लिखा है, एस, सेविंग। सेविंग कैन बी अ पॉजिटिव, सेविंग कैन बी नेगेटिव, एक्सेप्ट करते क्या नहीं करते। सेविंग पॉजिटिव भी हो सकती है, सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव ऐसे हो सकती है बेटा, अगर आपके पास बोरो किया हुआ है आपने किसी से, वो आप बोरिंग जब आपने ज्यादा की हुई है और आपके पास पैसे नहीं है पे ऑफ करने के लिए, तो इसका मतलब सेविंग्स आपकी नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी, उधारी। लोन, इसको बोरो करने को बेटा, आपने किसी से बोरो किया, उसको पे ऑफ करना है लेटर टाइम पीरियड पे, तो इट्स मीन है कि यू हैव अ नेगेटिव सेविंग। अगर पॉजिटिव सेविंग्स हैं तो इसका मतलब गाइस आपकी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। वही वाली बात है, खर्चे जब ज्यादा होंगे, कुछ लोग होते हैं ना यार, हमेशा नेगेटिव में ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पाकिस्तान में लोग ऐसे भी जो नेगेटिव में ही रहते हैं, जो उनके जिनके खर्चे ज्यादा हैं, उनकी इनकम कम है, और हर महीने किसी ना किसी से बोरो करते रहते, फिर नेक्स्ट मंथ अपनी सैलरी आती तो उससे उतारते, फिर दोबारा बोरो करते, दोबारा उतारते, दोबारा बोरो करते। उसका क्या है, उसका हल क्या है, इनकम बढ़ा, मेहनत करे, अंदर से जान लगा। हाँ, अब ये देखो, ये क्या है गाइस, इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, ये मैंने रिप्रेजेंट किया इन्वेस्टमेंट से, एस प्लस आई। क्या, आप खुद देखो यार, एक मिनट, एक मिनट इधर देखोगे सारे, सब इधर देखोगे यार गाइस। अगर मैंने बात की गाइस आपके सामने गाइस, ये मैंने टेबल आपको सामने दिखाया था गाइस, अगर याद करो, सेविंग पहले क्या था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पढ़ा था हमने। फिर सेविंग के पास क्या पढ़ा, टैक्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा था गाइस, सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट, ये पढ़ा था। ये फोर्थ सेक्टर है, ये थ्री सेक्टर है, ये टू सेक्टर है। हाँ, वन सेक्टर बताता हूँ बेटा। तो ये टू सेक्टर है, ये थ्री सेक्टर है, ये फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का मतलब ओपन को कहते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों। टू सेक्टर और थ्री सेक्टर ओपन इकोनॉमी के अंदर कंडक्ट नहीं है। नहीं भाई, अगर मैं ये बात करूं गाइस, स्टेप देखोगे गाइस, यहाँ अगर मैंने बात की गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे क्या है गाइस, ये सारी, अब खुद बताओ मुझे, अब इस डायग्राम में, ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये डॉट, ये कौन सा सेक्टर है अभी तक, डायग्राम में बताओ कौन सा सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर है, टू सेक्टर। ये टू सेक्टर का कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। समझ आई। अब थ्री सेक्टर, थ्री सेक्टर की बात करूं, इन्वेस्टमेंट अगर मैंने बढ़ गई, क्या बोला गाइस, कौन सा ऐड कर दिया, आई प्लस जी आ गया। अब बताओ ये कौन सा है गाइस, ये इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये कौन सा सेक्टर है, थ्री सेक्टर।
बेटा ये देखना, ये ऐड करो ना, पहले आई था अब आई प्लस जी हो गया। अब यहाँ पे गैस क्या रिप्रेजेंट किया, ओपन इकोनॉमी, आई प्लस जी प्लस मैंने बात की इंपोर्ट। तो गैस ये क्या है मेरे पास, इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी है, हर सेक्टर की वाइज हमारी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये डायग्राम बनानी है उसके अंदर, उसके अंदर ये डायग्राम बनाए, उस आंसर में ये डायग्राम बनाई। आप खुद बताओ गाइस, ये इनकम बढ़ने से कंट्री में ग्रोथ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती? तो वो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बात की इसके होने से एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट मेरे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? तो गाइस व्हेनेवर द जीडीपी नेशनल इनकम इंक्रीजेस, आंसर का कंक्लूड क्या किया, वैल्यूएट क्या किया, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा गाइस तो इसका मतलब मेरे एक्चुअल में आउटपुट बढ़ रहा है और पोटेंशियल आउटपुट बढ़ रहे हैं गाइस। एक्चुअल और पोटेंशियल जब बढ़ता है गाइस तो इसका मतलब गाइस मेरे पास गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर, देयर विल बी एन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसका मतलब गाइस मैंने बात की मेरे कंट्री में क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जी बेटा, दोबारा क्वेश्चन, ये इवैल्यूएशन में बताया, क्योंकि सवाल क्या पूछे, सवाल दिखा रहा हूं फिर मैं समझा रहा हूं। बोले एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन सच एन इकोनॉमी which it can, मैं बोला कह रहे considered करके बता दो, extent to which it can explain economic growth in such an economy, अगर इस सेक्टर्स में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है क्या नहीं हो सकती। देखो क्या लिखा है, अब देखो इवैल्यूएशन पढ़ोगे एक बार, evaluation should be explain how the relative size of injections and leakages will lead to our economic growth or the fall in economic growth। अगर खुद बताओ कैसे, अगर मैं आपकी बात करूं गाइस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आप लोग देखोगे बेटा प्लीज है देखोगे, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़े, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े प्लस इंपोर्ट बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ना शुरू है, इंपोर्ट बढ़ना शुरू है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? आप चीपर इंपोर्ट करो बाहर से, सही है। अगर मैंने बात की गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस मैंने बात की इंपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है गाइस मेरे पास क्या है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जब विड्रॉल क्या है। देखो हमेशा देखना, अगर मैंने ये बात की गाइस विड्रॉल क्या चीजें होती थी, तुम लोग बताओ विड्रॉल क्या क्या थी, नहीं विड्रॉल क्या थी, वो सोचो, सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट। आपका विड्रॉल आपका ज्यादा होना शुरू हो जाए, विड्रॉल ज्यादा होना शुरू हो जाए तो अच्छी बात है बुरी बात है। और आपकी इंजेक्शन क्या थी गाइस, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट, आप इंजेक्शन भी ज्यादा करो, विड्रॉल भी ज्यादा हो रहा है, इंजेक्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो क्या कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, देयर विल बी एन इकोनॉमिक ग्रोथ और नहीं। अगर यही चीज अपोजिट कर दूं, अगर मेरा विड्रॉल कम हो जाए तो इंजेक्शन भी क्या होगी, कम होगी, तो देयर विल बी अ फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यार ये अब घर जाके ना मैं सीरियस होता हूँ कि वो टॉपिक है, ये डायग्राम है, इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत है। ये तो अभी क्लियर हो, नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना, रियल आउटपुट बढ़ना। आपकी ग्रोथ जो है कैसे इंक्रीज होना, जीडीपी बढ़ने से, रियल जीडीपी का बढ़ना, नॉमिनल जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कैसे। इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होना, टैक्सेस कम होना, हाई रियल वेजेस, इंप्रूव टेक्नोलॉजी, मैंने बात की गाइस हाई लेबर प्रोडक्टिविटी, डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली गाइस देखो बेटा हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ होती जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो कैसे होती है, जब एक्चुअल आउटपुट जब इंक्रीज होते हैं। एक्चुअल आउटपुट कैसे बढ़ते गए, एक्चुअल आउटपुट जो बढ़ते हैं वो किसकी वजह से बढ़ते हैं, एक्चुअल आउटपुट जो इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से बढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीजें होती हैं, एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं गाइस, अगर मैंने बात की एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट
कंजम्पशन का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बढ़ना, एक्सपोर्ट का बढ़ना, इंपोर्ट का कम होना, तो जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ऐसे भी तो होता है इसमें कोई एक चीज भी पढ़ा आपको मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो सकती है। फिर गाइस मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है गाइस, अगर देखा जाए पोटेंशियल के बढ़ने से। पोटेंशियल का मतलब गाइस क्या है, मेरे पास पोटेंशियल का इंक्रीज होना। पोटेंशियल का वो इंक्रीज होता है गाइस जब मेरे पास ये मेरी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए बाहर की तरफ। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई मेरे पास बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से मैंने बात की इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ता है। अब एक्चुअल कब बढ़ता है, पोटेंशियल कब बढ़ता है? एक्चुअल जब बढ़ता है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड गाइस जब इंक्रीज होती है एक्चुअल बढ़ता है। और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह क्या है गाइस, मैंने बात की इनकम पे टैक्स कम हो जाए तो एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है एक्चुअल में गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो जाए एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट क्या हो जाए, मैंने बात की कंपेटिटिव हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इंपोर्ट कम हो जाए गाइस, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, मैंने बात की डिमांड। पोटेंशियल बढ़ने की वजह क्या होती है गाइस, मैंने बात की पोटेंशियल जो बढ़ता है, पोटेंशियल जो बढ़ता है गाइस वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने की वजह से। एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ती है, कब कोई भी प्रोडक्शन तुम्हें बढ़ानी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी या नहीं लेके आनी पड़ेगी, इनोवेशंस लेके आनी पड़ेगी या नहीं लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये सारे रीजन है। इमिग्रेशन और स्किल्ड लेबर मेरे कंट्री में आएगा तो जब भी मेरा पोटेंशियल, यही जो पोटेंशियल बढ़ता है ना, ये पता कौन सी पॉलिसी है, दैट इज नोन एज सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई का बढ़ना ऑब्वियसली होता है पोटेंशियल बढ़ना। और क्या गाइस, मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है गाइस आपके पोटेंशियल के इंक्रीज होने से। इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, मैंने बात की आपका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्किल्ड लेबर की वजह से पोटेंशियल क्या होता है गाइस, मैंने बात की इंक्रीज होता है, मैंने ये रिप्रेजेंट किया। पोटेंशियल जो बढ़ता है गाइस, मैंने बात की किस वजह से बढ़ता है, मैंने बात की डिस्कवरी ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से मेरा पोटेंशियल बढ़ता है। ऑफ रिसोर्सेज इज द वन ऑफ द रीजन। तो गाइस एक्चुअल पोटेंशियल के बढ़ने से मेरे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से फायदे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी गुर्बत कम होगी, एक्सपोर्ट कंपेटिटिव बनेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज इन इंडिविजुअल इनकम बढ़ेगी। मैंने बात की गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ होने से। अगर ज्यादा ग्रोथ होती है तो नुकसान क्या है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैन कॉज द पोल्यूशन, डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर में डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा, ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द वर्कर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर ग्रोथ इम्बैलेंस होती तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ जाती ग्रोथ। जी बेटा, डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर, तो इनइक्वालिटी पर, तो इनइक्वालिटी गाइस, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से गाइस ऑब्वियस सी बात है आपके पास कॉज हो सकता है इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से इन्फ्लेशन भी आ सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से गाइस ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, पोल्यूशन बढ़ता है, आ सकता है। क्या अनइवन बेनिफिट्स भी हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट की मैंने बात की, अनइवन बेनिफिट्स जो हो सकते हैं, ये गाइस एक्चुअल पोटेंशियल की डायग्राम है। देख लो बेटा एक्चुअल की कौन सी डायग्राम, पोटेंशियल की कौन सी डायग्राम है, आप लोग खुद देखो बेटा एक्चुअल की डायग्राम क्या है। एग्रीगेट डिमांड की और ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो दे इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअल डिमांड आपकी बढ़ रही है, सही है। और पोटेंशियल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपका बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो दे इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। चारों ये वाली जो डायग्राम है ना, ये माइक्रो की है, जो कि कहा जाता है जिसमें पीपीसी। अगर ये वाली डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम पोटेंशियल बढ़ने की, ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं मैक्रो लेवल। हाँ, ये दोनों एक्चुअल की डायग्राम है और ये दोनों पोटेंशियल की डायग्राम। देखो बेटा अभी बता दूंगा, लिखवा रहा हूँ, लिख के बताओ आगे चल के। अब देखो बेटा अगर मैं आपको ये बात करूं गाइस, अगर मैं आपके सामने गाइस ये बात करूं, देखो हमेशा याद है, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज ये डायग्राम को देखोगे फॉलो करोगे। ये देखो गाइस, अगर मैंने बात की यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, ये मेरे पास ये डायग्राम है, मैंने बात की इकोनॉमिक साइकिल से रिप्रेजेंट। ये वाला एरिया कौन सा होता है, ग्रोथ का एरिया होता है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का एरिया। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब ग्रोथ जब हो रही है ना, तो ग्रोथ जो होती है एक्चुअल आउटपुट के इंक्रीज होने से।
एक्चुअल आउटपुट कैसे इंक्रीज होते हैं? एक्चुअल आउटपुट इंक्रीजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस in an economy. When aggregate demand increases in an economy, that is known as मैंने बात की actual output. पोटेंशियल आउटपुट क्या होते हैं गाइस? पोटेंशियल आउटपुट ये होते हैं, पोटेंशियल मैंने बात की आउटपुट इज when production capacity increases, when production capacity increases in an economy, when production capacity मैंने बात की increases in an economy, इकोनॉमी के अंदर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई गाइस? मैंने बात की बढ़ गई। अगर मैंने बात की गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया? इकोनॉमिक साइकिल। ये वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है गाइस? दैट इज द वन ऑफ द एरिया जिसको कहते हैं बूम वाला एरिया। बूम वाला एरिया जो कहते हैं गाइस दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन वाला एरिया। ये इन्फ्लेशन वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है गाइस कौन सा है? मैंने बात की गाइस स्लम्प होता है, फिर होता है रिसेशन। रिसेशन वाला एरिया है जहां पे गाइस आपके पास गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना, रिसेशन मीन डाउनफॉल की तरफ इकोनॉमी जा रही है। डाउनफॉल की तरफ इकोनॉमी जा रही है गाइस, तो दैट इज नोन एज द फॉल इन एग्रीगेट डिमांड को कहते हैं। फॉल इन एग्रीगेट डिमांड इज कॉल्ड रिसेशन। एग्रीगेट डिमांड का फॉल होना तो दैट गाइस दैट इज नोन एज, मैंने बात की रिसेशन को रिप्रेजेंट किया। तो गाइस यहाँ पे फॉल इन एग्रीगेट डिमांड की वजह से मेरे पास क्या आता है? मैंने बात की रिसेशन आता है। लास्ट वाला इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर ये लास्ट वाला नहीं फर्स्ट वाला बेटा, ये बूम, इकोनॉमिक ग्रोथ, बूम, रिसेशन, ये इस पूरी साइकिल को कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। इस पूरी इसको कहते हैं, ये बेसिकली इकोनॉमिक साइकिल है गाइस। दिस इज द वन दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल से रिप्रेजेंट। इकोनॉमिक साइकिल ये रिप्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिक साइकिल का मतलब है गाइस ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है, बूम आता है, मैंने बात की, और डाउन टर्न की तरफ जाती है इकोनॉमी, दैट इज नोन एज। सही है। ये आपको अपने सवाल में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इकोनॉमिक साइकिल बना के समझाना पड़ता है। जब ग्रोथ हो रही है तो कौन सा एरिया इकोनॉमिक ग्रोथ का है, आप वो ये डायग्राम आप हर चीज में इंप्लीमेंट कर सकते। बूम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन के टॉपिक में डायग्राम डाल सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है रिसेशन होता है, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो गाइस यहाँ पे यही बात की, मैंने बात की, ये जो इकोनॉमिक साइकिल है आप अपने ऑब्वियस सी बात है आंसर्स में ये डायग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हो तभी बने। सही गाइस। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से बेनिफिट क्या है गाइस? ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से बेनिफिट क्या है? मैंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट फॉल भी हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इंडिविजुअल की इनकम बढ़ सकती है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो सकता है, पॉवर्टी कम हो सकती है, कंट्री आपको डेवलपिंग कंट्री बन सकती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं? दीस आर द वन ऑफ द बेनिफिट्स। धीरे लिख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का साइड पे लिख सकते हो क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे भी जा सकते हो। करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट पे जाएगा जब अगर मैंने बात की आप इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन ज्यादा इंपोर्ट करके आपको, तो इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट पे। Extra production can cause the pollution, greater stress on the workers, opportunity cost से unequal benefit, quality of life affected हो सकती है, और obviously बात इकोनॉमिक ग्रोथ होने से इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी, ये सारे रीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ग्रोथ हो रही है गाइस, किसी एक सेक्टर में ग्रोथ हो रही है और जिस सेक्टर में आपके कंट्री का एक्सपोर्ट रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, पाकिस्तान ग्रोथ नहीं कर रहा है किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्बैलेंस है। वैसे सर कोई कंट्री तीनों सेक्टर में कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? चाइना है, चाइना एग्रीकल्चर में भी अच्छा है, चाइना टेक्नोलॉजी में भी अच्छा है। चाइना कौन सी ऐसी चीज है जो चाइना के अंदर से एक्सपोर्ट कर रहा है? चाइना खुद एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, खुद ही सारी चीजें। उस सूरत में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कंट्री डेवलपमेंट ही होगी, वो ग्रोथ पे नहीं होगा। तो गाइस मैंने बात की गाइस, अगर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया ग्रोथ होती क्या है गाइस, ग्रोथ होने से क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, दैट इज द वन। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप है गाइस, देखो सबसे एग्जामिनर का सबसे कॉमन जो है जो सवाल करता है वो ये है, ये टॉपिक जो कैसा टॉपिक है गाइस, ये वो टॉपिक है गाइस, ये वो टॉपिक है गाइस जिसमें से एग्जामिनर सबसे ज्यादा आपसे सीआई एग्जाम में सवाल करता है, दैट इज कॉल्ड दी इन्फ्लेशन से। क्या इन्फ्लेशन? देखो हमेशा ये रखना,
एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बता रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड की डिमांड ये नहीं होती बेटे टोटल डिमांड ऑफ इंग्लैंड। एग्रीगेट डिमांड अच्छी डेफिनेशन देखो, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज डिमांडेड और एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। गाइस मैंने बात की एग्रीगेट डिमांड की जो डेफिनेशन है जो आपको लिखनी पड़ती है गाइस वो ये लिखनी पड़ती है, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज is the total amount मैंने बात की of good and services demanded, मैंने बात की demanded और expenditure से represent किया, demanded और expenditure से represent किया in an economy. In an economy, aggregate demand is the total amount of goods and services demanded or the expenditure से represent किया in an economy, that is known as मैंने बात की aggregate demand से represent. इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल, मैंने बात की ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जिस वर्ड को कहा जाता है हम कहते हैं इन्फ्लेशन, किसको कहते हैं गाइस? इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। गाइस ये बात याद रखोगे गाइस, इन्फ्लेशन आने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो? सही है, जब प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगी, गुड्स की डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड ऑफ लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन आने से गाइस मैंने बात की, इन्फ्लेशन आने से आपकी करेंसी का आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट पे जा सकता है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट जो है लेस कंपेटिटिव बन जाता है। आपके कंट्री में गुड्स जब महंगे होंगे तो आप क्या करोगे गाइस? अपने कंट्री से गुड्स नहीं खरीदोगे और आप क्या करोगे? इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात आपका करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट पे जाएगा। इन्फ्लेशन आने से अगर आपकी रियल इनकम कम होती है, रियल इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है और अब प्राइसेस ज्यादा से बढ़ रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी परचेसिंग पावर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? गिरेगा, कम होगा। गाइस इन्फ्लेशन आने से गाइस मैंने बात की सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है कि मेन्यू कॉस्ट, एक शू लेदर कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट ये होता है, बहुत लीम सा पॉइंट है, मेन्यू कॉस्ट का मतलब रीप्रिंटिंग कॉस्ट। इन्फ्लेशन आ रहा है, आपको रीप्रिंट करने पड़ेंगे अपने मेन्यू कार्ड्स, और जिससे सेलिंग प्राइस आपको चेंज करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से मैंने बात की ये कॉस्ट रीप्रिंटिंग मेन्यूज ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपको रीप्रिंटिंग करने पड़ते मेन्यूज कार्ड क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई। डिसएडवांटेज क्या है? आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही, शू लेदर कॉस्ट जो होता है इंडिविजुअल की सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने सेविंग्स की, अभी मैंने बोला मैं नेक्स्ट ईयर ये वाला प्रोडक्ट खरीदूंगा, लेकिन क्या है जब मैं खरीदने गया गाइस वो प्रोडक्ट और ज्यादा महंगा हो गया, तो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? अफेक्टेड होती है। सही, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को क्या अफेक्टेड करता है? इन्फ्लेशन आने से फिक्स इनकम अर्नर्स सफर करते हैं, जिनकी इनकम फिक्स है, पेंशन वाले जिसको कहते हैं गाइस, वो क्या करते हैं? सफर कर रहे होते हैं। इन्फ्लेशन जो है हार्मफुल है। इन्फ्लेशन कभी भी, ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन के सवाल गाइस यहाँ पे ये पूछता है, इन्फ्लेशन आना गाइस अच्छी बात है क्या बुरी बात है? गाइस इन्फ्लेशन हमेशा याद रखो गाइस, मैंने बात की हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आने से आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सारी क्या होती है? मैंने बात की अफेक्टेड होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज, मैंने बात की, नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक, गुड के इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता गैस। मैंने बात की इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आने से गैस मैंने बात की आपकी कंट्री की, ऑब्वियस सी बात है आपकी कंट्री की गैस मैंने बात की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारी अफेक्टेड होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड होती है, रियल इनकम पे इफेक्ट आते हैं। आपका बैंक कम इंटरेस्ट रेट दे रहा होता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है? 9.1। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में 400 रुपए मिलेंगे बैंक से, बस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 400 रुपीज तुम्हारा रिटर्न है, बस 1 लाख पे महीना। साल का 9,000 रुपए, 9,000 रुपए को डिवाइड बाई 12 करेंगे तो इट्स मीन लाइक 500, 450, 500 रुपए आ रहे हैं महीने के। इससे अच्छा जब भी कहते हैं बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दो, जब भी कहते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, हमने बात की अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी भी देखो सारी चीजें रुकी हुई हैं, अभी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से सारी चीजें रुकी हुई हैं। और ऑब्वियसली बात है आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हिट होता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। इन्फ्लेशन जो निकलता है सीपीआई के जरिए निकलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट के दो टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये
इसने फेब मार्च 2026 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, पेपर देखा, फेब मार्च 2026 के पेपर में ये पूरा आगे इसने सवाल किया गाइस, सीरियसली बताओ, खुद अटेम्प्ट करना बेटा फेब मार्च 2000, मैं भेजूंगा आज, पेपर सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। इससे सवाल क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस एक्सीड कर जाती है सप्लायर से। तो गुड्स की डिमांड की बढ़ने की वजह क्या है, इनकम टैक्स का कम होना, इंटरेस्ट रेट कम होना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होना, एक्सपोर्ट ज्यादा होना, इंपोर्ट कम होना, जिससे गुड्स की डिमांड बढ़ती है। गुड्स की डिमांड का बढ़ना अच्छी बात है, जो कि क्या क्रिएट करती है, गुड्स की जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड ऑफ लेबर से इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट से ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की आउटपुट बढ़ है गाइस, मैंने बात की इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या कहते हैं इसको, अच्छे वर्ड में कहते हैं मल्टीप्लाई इफेक्ट। शॉर्ट टर्म में मल्टीप्लाई इफेक्ट क्रिएट है, गुड्स की डिमांड का शॉर्ट टर्म में बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग रन में ये वाली डायग्राम बनती है, लॉन्ग रन में गुड्स की डिमांड बढ़ते 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 जब आपके एक टाइम पे रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो गए तो क्या क्रिएट करती है, हाइपर इन्फ्लेशन। ये डायग्राम मैं सच बता रहा हूँ, ये डायग्राम आपको 90% इन्फ्लेशन हो और टॉपिक्स हो उसमें इंप्लीमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको याद रखनी है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है गाइस, मैंने बात की गाइस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कहा जाता है गाइस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होता था। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या होना है, इंक्रीज होना। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन। Increase in cost of production which reduce the aggregate supply or increase the price level, that is known as a cost push inflation. Cost push inflation इसको कहते हैं। अगर गाइस मैंने बात की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में दो रीजन होते हैं, एक होता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब समझ तो, भाई मैं इंपोर्ट कर रहा हूं बाहर से, एक्सपेंसिव इंपोर्ट करूंगा तो जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। वेज स्पाइरल प्रोसेस का मतलब है इन्फ्लेशन की वजह से वर्कर्स ने बोला मेरी वेजेस को बढ़ाओ, उनकी वेजेस के बढ़ाने के चक्कर में एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ी, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया। जब प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आया तो एम्प्लॉयर ने अपने गुड्स की प्राइसेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली और ज्यादा इन्फ्लेशन, वेज स्पाइरल कहते हैं। वेजेस बढ़ी, उसकी वजह से एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तो जिसके वजह से एम्प्लॉयर ने अपनी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा दिया। जब प्राइसेस को बढ़ाया तो एम्प्लॉइज जो थे, जो वर्कर्स थे, वो गुड्स तो खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली गाइस उनको गुड्स और ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। वेज स्पाइरल प्रोसेस इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जी। आप एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, क्यों इंपोर्ट करो, आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब इंपोर्ट करो रिलेटिवली नेसेसिटी गुड्स था, इन लास्टिक डिमांड थी, आपका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं था जब भी आप एक्सपेंसिव इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से गैस आपकी कंट्री में क्या हो रहा था गैस, मैंने बात की इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा था। बेटा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये जो बी पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन, कंसिडर्ड व्हिच यू थिंक इज मोर सीरियस फॉर एन इकोनॉमी। डोमेस्टिक का मतलब अपने इंटरनल, इन डोमेस्टिक में पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन्फ्लेशन आने, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, परचेसिंग पावर कम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, मैंने बात की रियल इनकम कम होती है, वर्कर्स की वेजेस पे इंपैक्ट पड़ता है, मैंने बात की, अगर मैंने बात की इंटरनल सारे बता रहा हूँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड होती है, मेन्यू कॉस्ट पे इंपैक्ट आता है, ये क्या है इंटरनल डोमेस्टिक। एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, मैंने बात की शू लेदर कॉस्ट इन डोमेस्टिक में आएगा। एक्सटर्नल में क्या है, बीओटी डेफिसिट पे जाता है, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी करेंसी खराब होती है क्योंकि हमारी करेंसी
मैंने बात की। क्या पूछा है एग्जामिनर, क्वेश्चन देखोगे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कंसीडर वेदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो सकते हैं फॉर एन इकोनॉमी विल बी पॉजिटिव। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, देखो कॉन्सिक्वेंस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से होते हैं, एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉजेज है, किस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज होता है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस बताते हो तो दैट इज नोन एज एनालिसिस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताते हो वो क्या है, इवैल्यूएशन। समझ है गाइस, अगर मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होती है, एक्चुअल आउटपुट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एक्चुअल और पोटेंशियल आउटपुट के बढ़ने से बढ़ती है, ये आपकी क्या है पूरी नॉलेज है। एक्चुअल पोटेंशियल लिख दिया गया, एक्चुअल की वजह से एक लिए डिमांड बढ़ता है, पोटेंशियल की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और एक्चुअल जो बढ़ता है और पोटेंशियल जो बढ़ता है वो इन वजहों से बढ़ता है। ये मैंने बताया। अब क्या गाइस, मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ होने से क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस देखो, डिमांड बढ़ेगी, लेबर की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम होगी। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या बताएं, प्रोडक्शन बढ़ने से पोल्यूशन हो सकता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द वर्कर्स और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। कॉजेज बताएं, नॉलेज। एनालिसिस क्या बताई गाइस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, पॉजिटिव एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दो एडवांटेज। फिर क्या नेगेटिव इवैल्यूएशन क्या बताया, दो डिसएडवांटेज। तो क्या हो गया गाइस, सवाल ये पूछा गया था दो कॉजेज, दो पॉसिबल कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताओ, and considered whether the consequence of economic growth for an economy will always be positive। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से कॉन्सिक्वेंस जो है वो हमेशा फायदेमंद होता है, हमेशा फायदा फायदा बताए, एनालिसिस हाँ होता है फायदा, नहीं होता दैट इज नोन एज वैल्यूएशन। क्या बेटा ये तो बताया कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, बेटा कंसिडर वेदर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कोई फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। ये बोले जो कॉन्सिक्वेंस हमेशा फायदे वाले होते हैं, हाँ होते हैं, वो एनालिसिस है। कॉन्सिक्वेंस एडवांटेजेस उसको कहते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होने से, क्या फायदे होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, मैंने बात की कंट्री डेवलपिंग की तरफ जाता है, ये क्या एडवांटेजेस है। सही है, कॉजेस बेटा एडवांटेज में नहीं जाते, वजह होती है कॉजेस, और नॉलेज में, नॉलेज में कॉजेस गए, कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव एनालिसिस में गए, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो गए वो आपकी इवैल्यूएशन में गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अनइक्वल बेनिफिट्स होते हैं, मैंने बात की, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की ग्रोथ इम्बैलेंस होगी, डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द वर्कर्स, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। समझ रही बात, सही बेटा जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जी बेटा, कॉजेज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इमिग्रेशन, स्किल्ड लेबर, ये सारे कॉजेज किस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एक्चुअल और पोटेंशियल की वजह से। हाँ एक्चुअल जो बढ़ता है वो एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने से बढ़ता है, और पोटेंशियल जो बढ़ता है आपकी सप्लाई की बढ़ने से। अब गाइस देखो बेटा नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो कहा जाता है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो इसका अटेम्प्ट कर ले इंसान, तो मैं कहता हूँ सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, अगर ये वाला क्वेश्चन अब अगर आप अटेम्प्ट कर ले तो गाइस, तो इसका मतलब आपका ये टॉपिक जो है गाइस वो क्लियर हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये फाइल भेज दूंगा बेटा, मैं भेज दूंगा। एक्सप्लेन टू मेथड ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दो मेथड बताओ मेजर करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट। कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दो मेथड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है गाइस हमने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस हमने लिखा, अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स इज द फॉर्मूला। अनएम्प्लॉयमेंट के दो मेथड कौन से होते हैं, एक होता है क्लेमेंट काउंट और एक होता है इंटरनेशनल लेबर फोर्स सर्वे। इसने क्वेश्चन क्या पूछा, दो मेथड ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्लेमेंट काउंट और इंटरनेशनल लेबर फोर्स सर्वे। तो मैंने बात की क्लेमेंट काउंट, दिस मेथड मेजर अनएम्प्लॉयमेंट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल, ऑब्वियसली बात है, क्लेमिंग देमसेल्फ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। क्लेमेंट काउंट क्या होता है, जो लोग अपने आप को क्लेम करते हैं वो अनएम्प्लॉयड है और दे क्लेम देमसेल्फ के अनुसार उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की जरूरत है, इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, क्लेमेंट काउंट उसको कहते हैं।
जैसे मैं एग्जांपल हूं, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैंने अपने आप को गवर्नमेंट को क्लेम किया मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की जरूरत है, तो दैट इज नोन एज अ क्लेमेंट काउंट। सही है, क्लेमेंट काउंट इसको कहते हैं। अ पर्सन इज रिकॉर्डेड एज, मैंने बात की, एज अनएम्प्लॉयड इफ दे रजिस्टर द क्वालिटी टू रिसीव द बेनिफिट, वो उनको क्या चाहिए, बेनिफिट्स है। इंटरनेशनल लेबर फोर्स सर्वे किसको कहते हैं, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट बाय रेगुलरली सर्विंग द बाय अ सैंपल ऑफ द हाउसहोल्ड इंडिविजुअल, मैंने बात की, और आस्क अबाउट द एम्प्लॉयड स्टेटस एंड क्लासिफाइड दैट एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड और इकोनॉमिकली इनएक्टिव। भाई उसमें लेबर फोर्स सर्वे में होता है, आपके घर पे हाउस होल्ड के बाद जाके सर्वे किया जाता है, उसमें देखा जाता है आप अनएम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो, क्या अभी आप नौकरी तलाश कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ लेबर फोर्स सर्वे। क्लेमेंट काउंट में क्या होता है गाइस, आप अपने को क्लेम कर दो देमसेल्फ वी आर अनएम्प्लॉयड, और कैन से फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए आप अपना क्लेम कर दो। ये दो मेथड अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने। गाइस फिर क्या बात की, एनालिसिस, क्या डिफिकल्टी होती है मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट को करने में। अगर क्या सवाल क्या पूछे, देखो क्वेश्चन क्या पूछे, एक्सटेंड ऑफ पॉसिबल डिफिकल्टी ऑफ मेजरिंग एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है एक्यूरेटली अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने में। बेसिकली क्या डिफिकल्टी होती है, पहली डिफिकल्टी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, सम पीपल नॉट ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड, ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड नहीं होते और वो क्लेम करते हैं अनएम्प्लॉयड है बेनिफिट्स के लिए, सही है, वो घर पे बैठे हुए होते हैं। सम पीपल क्लेम बेनिफिट विदाउट एक्टिवली सीकिंग फॉर द वर्क, पहले से काम जॉब पे कभी जाना शुरू ही नहीं किया और क्लेम कर दिया भाई मैं बेरोजगार, सही है। गाइस अनएम्प्लॉयड इफ द पीपल क्लेम बेनिफिट, तो ऑब्वियसली बात है वर्किंग इन इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, कुछ लोग क्या पता क्या करते हैं भाई, क्लेम करते हैं भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूं और काम करते हैं इलीगल काम कर रहे होते हैं पीछे से, इलीगल एक्टिविटीज पे काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज, जिसको कहते हैं गाइस ये डिफिकल्टीज में से। लेबर फोर्स सर्वे में क्या डिफिकल्टी फेस होती है गाइस, ऑब्वियस सैंपलिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, घरों पे जाके पूछना, स्टेटस मालूम करना, यू आर अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड, बिल्कुल इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंकर्ड हो सकती है, इकोनॉमिकली एक तरीके से कह सकते हैं, और एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियस सी बात है। और तो सबसे बेटर मेथड कौन सा है, क्लेमेंट काउंट ज्यादा आसान है मेजर करना गवर्नमेंट के लिए, क्या लेबर फोर्स सर्वे, सर्वे करना बहुत मुश्किल है। क्लेमेंट काउंट में ये होता है भाई जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको घर पे जाके सर्वे करेगी गवर्नमेंट, देगी बाकी में ही सच्ची इनकी हालत, घर की हालत देख के, तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगी। तो गाइस एवल्यूशन क्या बोली, द मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बजट। हमेशा ये रखना, कभी भी गवर्नमेंट मेजरमेंट जो करती है गाइस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और इवन गाइस अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सपोर्ट करने का जब भी सोचती है, मेजरमेंट जब भी करते हैं, तब उसके बजट अच्छा होता है। तो गाइस यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकते, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बजट which matter should be measurement of unemployment, that matter which is beneficial for the people in order to conclude claimant count method is much effective method। कौन सा मेथड सबसे इफेक्टिव है, क्लेमेंट काउंट मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सर्वे वाला। अब खुद बताओ, तुम खुद बताओ, लेबर फोर्स सर्वे ज्यादा आसान है क्या क्लेमेंट काउंट, क्लेमेंट काउंट। अब देखो बेटा, हमारे पास इधर देख ले बेटा, चार टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, चार टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट। पहली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब क्या है, जब आप वेट करते हो, सर्च करते हो फॉर द बेटर जॉब के लिए, लेकिन अभी आप करंटली बिटवीन द जॉब होते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब इकोनॉमिकली क्या होता है, रिसेशन होता है, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है, तो जिसको कहते हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री चेंज होता है, तो लेबर क्या है उस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है अनएम्प्लॉयड। सीजनल, ऑफ सीजन की वजह से मैं क्या था, अनएम्प्लॉयड घूम रहा था। अब इसका सवाल क्या पूछा, देखो इधर सवाल देखोगे, दूसरा सवाल, assess whether supply side policy is likely, सुनना है बेटा, is likely to be equally successful in reducing both structural and cyclical unemployment। क्या assess करके बताओ whether supply side policy जो है वो equally successful है दोनों टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए। एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कौन सी पॉलिसी करती है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। एग्रीगेट डिमांड को, स्ट्रक्चर जो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने वाली कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी होती है, जिसको कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी। अगर मैंने गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, पहले दोनों बताए, नॉलेज क्या दी, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो अभी कुछ भी नहीं, अभी मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्या गाइस लिखा है मैंने, द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर इन द लॉन्ग टर्म, चेंजेस इन स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्म, टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। सिक्लिकल कब होती है, जब डिमांड डेफिशिएंट होती है, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बढ़ती है। फिर गाइस मैंने क्या बात की, सप्लाई साइड पॉलिसी इज द वन ऑफ द लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो कि पोटेंशियल को बढ़ाती है, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को अचीव करती है,
पोटेंशियल बढ़ता है। इन वजहों से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इमिग्रेशन, स्किल्ड लेबर। दिस पॉलिसी इज द इफेक्टिव पॉलिसी टू कंट्रोल द स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव पॉलिसी है। इनइफेक्टिव क्योंकि देखो हमेशा सुनना मेरी बात प्लीज आप, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमिक रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम होती है। अब गुड्स की डिमांड ऑलरेडी कम है, उस वक्त तुम सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करके क्या फायदा, जब डिमांड ही नहीं है सप्लाई बढ़ाने का क्या फायदा। रिसेशन के टाइम पे सप्लाई साइड पॉलिसी सबसे इनइफेक्टिव पॉलिसी है। जब ऑलरेडी तुम्हारी इकोनॉमिक में रिसेशन होगा, गुड्स की डिमांड ही कम है, तो उस वक्त तुम सप्लाई साइड पॉलिसी कैसे यूज कर सकते हो। तुम्हारी इकोनॉमी में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें गुड्स की डिमांड ही कम है ऑलरेडी, तो उसमें तुम सप्लाई बढ़ा के क्या करोगे। सप्लाई बढ़ाओगे तो और ज्यादा गैस, सप्लाई बढ़ाओगे कोई फायदा, तुम्हारी तो वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट। जब सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर में जो सप्लाई साइड पॉलिसी सबसे इफेक्टिव है वो कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ऐसे कर सकते हैं, सप्लाई बढ़ा लो, स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, इनोवेशन पे जा रहा है, तो सप्लाई साइड पॉलिसी में क्या है, लेबर को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे सकती है। लेबर को ट्रेनिंग देगी, एजुकेशन देगी, उसको एफिशिएंट बना सकती है, खर्च करके गवर्नमेंट गवर्नमेंट वो कर सकती है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता लेबर। अगर मैंने बात की गैस कोई स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, उस लेबर को गैस मैंने बात की, उस लेबर को एफिशिएंट बनाएगी उसकी प्रोडक्शन के अंदर, सही है इसको, जिसकी वजह से मैंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बात अच्छी हो सकती है। सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक ले, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हमें सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए हम जो यूज करते हैं तो कौन सी यूज करते हैं, डिमांड साइड पॉलिसी। तो बेटा ये क्वेश्चन वाइज अगर देखा जाए जरूरी। अब देखो बेटा आपके सामने, या प्लीज यार ये देखो गैस जल्दी, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन, ऑब्वियसली बात है गैस, ये क्वेश्चन ऐसा क्या, सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सबको नजर आ रहा है। In a closed economy and consider the extent to which the circular flow of income, देखो क्लोज इकोनॉमी लिखा है ना, क्लोज इकोनॉमी का मतलब कौन से सेक्टर समझा ले, 2 और 3। एंड से पहले क्या लिखा हुआ है, ओपन इकोनॉमी को बोल रहा है, विच सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चेंजेस एंड बिकम अ ओपन इकोनॉमी दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट समझा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओपन इकोनॉमी, आपने क्या 2 और 3 सेक्टर समझा है, जिसमें कहा क्या समझा है, बैंक के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में आपने समझा, हाउस होल्ड ऑफ फर्म्स, बैंक और गवर्नमेंट के बारे में पूरा समझा दिया। फिर इसके बाद ओपन इकोनॉमी में आपने क्या किया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में पूरा समझा दिया। फिर इसके बाद गैस आपने क्या इवैल्यूएट क्या किया, गैस देखो इवैल्यूएट में क्या किया, खुद बताओ कौन सा सेक्टर जो है, जजमेंट एक्सटेंड टू विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चेंजेस एज इकोनॉमी बिकम ओपन डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू रीच द कंक्लूजन। तो खुद बताओ, अगर मुझे बताओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है चेंजेस एंड बिकम अ ओपन इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी बन के ही कंट्री क्या कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है, इंटरनेशनली एक दूसरे कंट्री से कनेक्टेड हो सकता है। एक बात तो ये इवैल्यूएट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पे जाना है तो गैस दैट इज द वन, ओपन इकोनॉमी में जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो गैस दैट इज द ओपन इकोनॉमी। अगर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जाना है, और इवन मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, मैंने बात की करंट अकाउंट सरप्लस को लेके जाने वाला इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब गाइस ऑब्वियसली बात है दैट इज नोन एज अ ओपन इकोनॉमी में जाना। गाइस सर्कुलेशन, अगर मैंने बात, ये देखो सर्कुलेशन ऑफ इनकम, क्या आंसर के लिखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ओपन इकोनॉमी समझाया, ओपन इकोनॉमी मैंने ये समझा दिया गाइस, ओपन इकोनॉमी क्या है गाइस, ओपन इकोनॉमी पूरा मैंने आपको सामने फॉरेन सेक्टर के सबको समझाया। एवैल्यूएशन व्हेन इंजेक्शन मैंने बात की ज्यादा हो गई तो जीडीपी बढ़ेगा, विड्रॉल बढ़ेगा, जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, और इंपॉर्टेंट रोल है सर्कुलेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट रोल मॉडल प्ले करता है किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक ऑफ एक्टिविटीज के। हाँ ना, आपकी कंट्री में विड्रॉल ज्यादा है, इंजेक्शन, विड्रॉल बढ़ेगी तो इंजेक्शन बढ़ेगी, इंजेक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी कंट्री का जीडीपी क्या होगा, इम्पैक्ट लेके आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपके सामने गाइस नेक्स्ट स्टेप जो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात की गाइस, देखो हमेशा ये रखना, ये जो क्वेश्चन है गाइस, ऐसा सवाल है ना एग्जाम में बहुत ज्यादा देता है। ये जो सवाल है, ये जो सवाल है गाइस, चूंकि ए पार्ट देखोगे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम्स, एक्सप्लेन वन रीजन ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एक वजह बताओ जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। इनकम टैक्स कम होना, इंटरेस्ट रेट कम होना, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड किया है गाइस, मैंने बताया एक रीजन बताया एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के गाइस, एग्रीगेट डिमांड जो इंक्रीज होती है इनकम टैक्स से कम होने से, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, इनकम टैक्स कम होगा, तो गाइस एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, शिफ्ट होगी गाइस बाहर की तरफ। एग्रीगेट सप्लाई की वजह से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की वजह से वन रीजन बताओ जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सकती है, क्या, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस,
इमिग्रेशन और स्किल्ड लेबर, जिसके से एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी गाइस, ये बढ़ेगी। अब कौन सी, अब एनालिसिस क्या है, अब देखो मैंने बात की एनालिसिस इसकी डायग्राम के साथ। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से गाइस खुद बताओ, एग्रीगेट सप्लाई अगर मेरे पास इंक्रीज हो गया, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई की, तो इन्फ्लेशन क्रिएट है। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ना, एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ना तो अच्छी बात है। क्या एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से क्या है, आपकी प्राइसेस कम होती है, ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन कम होगी। एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से आपकी प्रोडक्शन क्या होती है, बढ़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से आपकी क्या होती है, आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि नहीं होती, आपके पास कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो गैस इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो गैस हमने क्या रिप्रेजेंट किया, एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ना क्यों जी। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है, एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, बिल्कुल हाइपर इन्फ्लेशन वाली डायग्राम मैंने ऊपर बना चुका हूं, एनालिसिस में बना चुका। अब देखो यार, अगर मैं आपके सामने गैस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गैस, देखो हमेशा ये रखना, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है गैस, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप गैस क्या है, मैंने बात की आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर ये बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसका एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छा होगा। सिर्फ ये क्वेश्चन, पूरे जितने 500 क्वेश्चन है वो सब एक तरफ और ये एक तरफ। बोला डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछा, टर्म ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस क्या है। टर्म ऑफ ट्रेड जो मेजर होता है वो कैसे होता है, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस और इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस। टर्म ऑफ ट्रेड जो मेजर होता है, difference between the term of trade to index of export price or index of import price. Balance of trade is a difference between export and import. बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है। ये आपकी नॉलेज है। अब क्या गाइस पूछे, वेदर इकोनॉमी शुड बिकम अ कंसर्न अबाउट द टर्म ऑफ ट्रेड देन इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। खुद बता, टर्म ऑफ ट्रेड से कंसर्न होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड से ज्यादा कंसर्न। सही। एक साइड बताएंगे तो टर्म ऑफ ट्रेड से कंसर्न होनी चाहिए, एक साइड बताएंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड से कंसर्न होनी चाहिए। क्या बोला गाइस, टर्म ऑफ ट्रेड से कंसर्न होनी चाहिए, अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ती है, इंपोर्ट प्राइस बढ़ती है, टर्म ऑफ ट्रेड फेवरेबल कंडीशन, साइन ऑफ हेल्दी इकोनॉमी, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने बात की ऑब्वियसली बात है, हेल्दी इकोनॉमी है गाइस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट। इंपोर्ट प्राइस है वो, इंप्रूव प्राइस लिख दिया बेटा, ये इंपोर्ट प्राइस है, सही कह रहे हो बेटा, ये इंपोर्ट प्राइस कम होगा, सही, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया तो इंपोर्ट चीपर हो गया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। मैंने बात की लॉन्ग रन में नुकसान है, अगर टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव होता है तो शॉर्ट रन में तो फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या करेगा, नुकसान बचाएगा। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर देखो, अगर मैंने गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, हाउएवर मैंने बात की परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट, अगर ट्रेड डेफिसिट पे जाता है मेरे पास, बीओटी इन टर्म ऑफ ट्रेड जो है, मैंने क्या लिखा गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाउएवर परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट मे बी इंडिकेट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन इकोनॉमी सच एज, आपकी कंपेटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट कम कर देगा और ओवर रिलायंस ऑन इंपोर्ट प्रोडक्ट। अगर खुद बताओ एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड कंटिन्यूसली डेफिसिट पे जा रहा है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर कंटिन्यूसली डेफिसिट पे जाते हो, इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप इंटायरली रिलायंस किस पे हो जाएगी, इंपोर्ट पे। तो इससे क्या है, मैंने लेकिन बोथ टर्म ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड बोथ आर इंपॉर्टेंट, वेदर इकोनॉमी विल बी मोर कंसर्न अबाउट बीओटी और टीओटी डिपेंड ऑन दी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस और सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर। देखो यार, ये होता है, मैंने बात की बीओटी और टर्म ऑफ ट्रेड गाइस क्यों इंपॉर्टेंट था गाइस, मैंने आपको बात की गाइस क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस, मैंने आपसे टर्म ऑफ ट्रेड में आप प्राइसेस कैलकुलेट करते हो और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स, और उसमें प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट क्या चल रही है, इंपोर्ट प्राइस क्या चल रही है। अगर इंपोर्ट ज्यादा होगी और देखो टर्म ऑफ ट्रेड ये होता है, एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी, इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, तो टर्म ऑफ ट्रेड क्या होगा, वर्सन होगा। लेकिन जो सारी जिंदगी वर्सन का मतलब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, लेकिन सारी जिंदगी डेप्रिशिएट है कि नहीं, एक्सपोर्ट प्राइस कम होने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट प्राइस बढ़ने से इंपोर्ट कम होगा, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका बीओटी क्या होगा, सरप्लस पे जाता है। टर्म ऑफ ट्रेड का इंपैक्ट शॉर्ट रन में नहीं आता, लॉन्ग रन में आता है। बीओटी टर्म ऑफ ट्रेड का चेंजेस जो आते हैं लॉन्ग टर्म में चेंजेस होते हैं, बीओटी का जो चेंजेस है ना, बीओटी के चेंजेस की वजह से टर्म ऑफ ट्रेड अफेक्टेड होता है। अब देखो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है गाइस, देखो एक स्टेप ये गाइस, मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गाइस, बीओटी शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करती है। टर्म ऑफ ट्रेड का जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, लॉन्ग टर्म में बेटा ज्यादा इम्पैक्ट लेके आती है, क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड झुका जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और टर्म ऑफ ट्रेड का मेजर डिफरेंस क्या था गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँ,
यहाँ पे अगर मैंने बात की गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो गाइस यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, पॉलिसीज क्या होती है। देखो पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ गाइस, अगर मैंने बात की पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, देखो एक पॉलिसीज होती है गाइस, आपको पता होना चाहिए गाइस कौन सी पॉलिसीज है। मैंने बात की फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी एक होती है, कौन सी होती है, मैंने बात की मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा सब देखोगे यार, फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो डिपेंड अपॉन किसके ऊपर होती है, मैंने बात की टैक्सेस के ऊपर होती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। डिपेंड अपॉन मैंने बात की किसके ऊपर होती है, अपॉन दी टैक्सेस के ऊपर होती है, और मैंने बात की गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। ये बात याद रखो, जो कि क्या मैंने बात की इंस्ट्रूमेंट है गाइस। मैंने बात की ये इंस्ट्रूमेंट किसके, मैंने बात की इंस्ट्रूमेंट ऑफ, मैंने बात की गाइस ऑफ द पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी की मेजर इंस्ट्रूमेंट्स। और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों पॉलिसी पता किस में आती है, ये बेसिकली आती है हमारे पास किस में आती है, डिमांड साइड पॉलिसीज में आती है। ये डिमांड साइड पॉलिसी में आती है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हमारे पास किस में आती है गाइस, मैंने बात की डिमांड साइड पॉलिसीज में। मॉनेटरी पॉलिसी किस में आती है गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इट डिपेंड अपॉन, मैंने बात की इट डिपेंड अपॉन दी, मैंने बात की इट डिपेंड अपॉन दी, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट के ऊपर होती है गाइस, एंड मनी सप्लाई के ऊपर होती है, और एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड होती है। मनी सप्लाई और मैंने स्लैश लिखा, मैंने बात की एक्सचेंज रेट के ऊपर जो डिपेंड होती है, दैट इज नोन एज अ मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड होती है, मनी सप्लाई के ऊपर होती है, और मैंने बात की इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट, तीन के ऊपर। अब अगर तुम्हें कौन सा कंट्रोल करना है गाइस, देखो डिमांड, अगर मैंने बात की डिमांड साइड पॉलिसी गाइस, डिमांड साइड पॉलिसी, अगर गाइस मैंने बात की बेसिकली गाइस यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी यूज करते हैं गाइस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन खाली सिर्फ जो कंट्रोल होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन फिस्कल और मॉनेटरी दोनों से होता है। कौन सा इन्फ्लेशन, मैंने बात की डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो कंट्रोल होता है गैस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से, दोनों से कंट्रोल। लेकिन खाली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किससे कंट्रोल होता है, मैंने बात की सप्लाई साइड पर। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने। तो गैस मैंने बात की अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें फिस्कल को मॉनेटरी यूज करते हैं, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम कौन सी यूज करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो भाई, देखो बेटा अगर मैंने नेक्स्ट स्टेप रिप्रेजेंट किया, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो यूज होती है ना, क्या कंट्रोल करने के लिए होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, मैंने बात की कॉन्ट्रैक्शनरी, मैंने बात की कॉन्ट्रैक्शनरी, मैंने बात की फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है गाइस, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो कि क्यों यूज होती है, टू कंट्रोल करने के लिए, कौन सी कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल दी, मैंने बात की टू कंट्रोल दी, मैंने बात की डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करती है, टू कंट्रोल दी कौन सा इन्फ्लेशन करती है, कंट्रोल दी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है गाइस, टैक्सेस आपके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है टैक्सेस को बढ़ाया, तो इससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी गाइस, डिस्पोजेबल इनकम मैंने बात की आपकी कम हो जाएगी, जिससे आपकी गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी, गुड्स की कंजम्पशन कम होगी तो गुड्स की एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, मैंने बात की एग्रीगेट डिमांड कम होगी गैस, मैंने बात की प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड ऑफ लेबर मैंने बात की कम हो जाएगा, जो कि क्या क्रिएट करेगा, ये पॉलिसी जो क्रिएट करेगी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। टैक्सेस का बढ़ाने से, और गवर्नमेंट क्या करेगी गाइस, गवर्नमेंट एजुकेशन, और ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, मैंने बात की कम हो जाएगी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो जाएगी, जिससे मेरे पास गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टैक्सेस को बढ़ाना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना, इस पॉलिसी का प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। क्या प्लस पॉइंट है गाइस, कंट्रोल दी, मैंने बात की कंट्रोल दी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, यस करेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी ये पॉलिसी। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है गाइस, मैंने बात की ऑब्वियस सी बात है,
टैक्सेस का बढ़ने से आपका बजट जो है वो किस पे जाएगा, बजट जो है वो सरप्लस पे जाएगा, बजट सरप्लस। गाइस मैंने बात की टैक्सेस, ऑब्वियसली बात है बढ़ने से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बजट क्या हो रहा है, सरप्लस पे जा रहा है। गाइस इसका प्लस वन पॉइंट क्या है, गाइस यहाँ पे अनदर प्लस पॉइंट क्या है, मैंने बात की गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होना। गाइस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होना तो गवर्नमेंट की, गाइस मैंने बात की गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कम होना तो गवर्नमेंट का बर्डन कम होना। तो गवर्नमेंट का जब बर्डन कम होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है, मैंने बात की इन अदर, मैंने बात की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। गाइस नुकसान क्या है, गाइस अगर मैंने बात की ड्रॉबैक्स की बात की, इस पॉलिसी को यूज करने से ड्रॉबैक्स क्या यूज हो सकते हैं गाइस। मैंने बात की ऑब्वियस सी बात है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो सकती है, आपकी बिजनेस टैक्सेस बढ़ने से मैंने बात की परचेजिंग पावर कम हो सकती है, रिटेन प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं बिजनेस के, रिटेन प्रॉफिट्स मैंने बात की कम हो सकती है, टैक्स इवेजन हो सकती है, मैंने बात की आपकी टैक्स इवेजन की तरफ जा सकते हैं, और इवन मैंने बात की आपकी इकोनॉमी किसकी तरफ जा सकती है, मैंने बात की रिसेशन की तरफ जा सकती है। लिविंग परचेजिंग पावर लिख रहा हो तो बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसके साथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सकता है, मैंने बात की गिर सकता है। रिसेशन होना तो ईडी कम होना, ईडी कम होना तो आपकी कंट्री में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। तो गाइस मैंने बात की ये जो पॉलिसी है, याद रखना दिस पॉलिसी, मैंने बात की दिस पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द शॉर्ट टर्म, दिस पॉलिसी मैंने बात की इज इफेक्टिव, मैंने बात की इफेक्टिव है कब है गाइस, मैंने बात की इन दी शॉर्ट रन के अंदर इफेक्टिव है, बट एंड अप इन कॉन्फ्लिक्टिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, बट एंड अप मैंने बात की कॉन्फ्लिक्टिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, फिस्कल पॉलिसी बेटा कॉन्फ्लिक्टिंग विद दी, मैंने बात की विद दी मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है, ये सबसे ज्यादा मैंने बात बेटा मैक्रो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है। हाँ माइक्रो इकोनॉमिक एम्स नहीं होते, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जो कि हमने पढ़ी थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। गाइस अगर मैंने बात की कॉन्ट्रैक्शनली पॉलिसी जो है, कॉन्ट्रैक्शनली मैंने बात की, कॉन्ट्रैक्शनली मैंने बात की फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनली मैंने बात की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो यूज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी सुनना बेटा, कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज होती है क्या कंट्रोल करने के लिए, गाइस कंट्रोल करती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन यूज करती है, मैंने बात की डिमांड पुल भी कंट्रोल करती है, और इवन मैंने बात की कॉस्ट पुश भी। मॉनेटरी तो डिमांड पुल फिस्कल करेगी। अगर मैंने बात की गाइस, अगर यहाँ पे ईयर फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, लेकिन अगर मैंने बात की, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, आपको वन साइड कर देता हूँ गाइस, बेटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट यूज करती है वो कौन सी यूज करती है गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनली मैंने बात की कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को करता, कॉस्ट कैसे, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, मनी सप्लाई क्या करती है, कम करती है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या इंपैक्ट आता है गैस, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है गैस तो आपके पास क्या किस पे इंपैक्ट आता है, आपके सेवर्स एंड बोरोवर्स पे आता है। सेवर्स क्या करेंगे गैस, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर्स सेव कम करेंगे ज्यादा करेंगे, सेव ज्यादा करेंगे बैंक में क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, सेविंग सेवर्स क्या होंगे, इनकरेज होंगे मैंने बात, और स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, मैंने बात की कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम होगी जिसके से कंजम्पशन कम हो जाएगी, मैंने बात की कंजम्पशन मेरे पास क्या होगी, मेरे पास कम हो जाएगी, जिससे मेरे पास एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, मैंने बात की कम हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, खुद बताओ इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, एक्सचेंज रेट इंप्रूव होगा, जब एक्सचेंज रेट इंप्रूव होगा तो आपके इंपोर्टेड गुड्स आपको क्या लगेंगे, चीपर लगेंगे, एक्सपेंसिव लगेंगे, इंपोर्टेड गुड्स मुझे क्या लगने लगेंगे, इंपोर्टेड गुड्स मुझे चीपर लगने लग जाएंगे। जब इंपोर्ट चीपर होगा गाइस तो इसका मतलब गाइस मैं चीपर इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, चीपर हो जाएगा, चीपर इंपोर्ट की वजह से गाइस मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरा क्या होगा गाइस, मैं चीपर इंपोर्ट कर सकता हूँ, और इवन गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से किस पे इंपैक्ट आएगा, मैंने बात की बोरोवर्स पे इंपैक्ट आएगा। बोरोवर्स जो है मैंने बात की बोरो क्या करेंगे गाइस, मैंने बात की बोरिंग ज्यादा करेंगे कम करेंगे, कम करेंगे, जिससे मैंने बात की कॉस्ट ऑफ बोरिंग मेरी क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगी, इससे मेरे पास कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स मेरी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। अगर मैंने बात की गैस, हमेशा देखना इसकी डायग्राम देखोगे गैस, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, ये मैंने बात की लॉन्ग रन, इसको रिप्रेजेंट किया मनी सप्लाई, ये रिप्रेजेंट किया मनी सप्लाई, ये मैंने बात की मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मेरा जब कम होगा, ये देखो मनी सप्लाई कम हो रहा है, लॉन्ग रन मनी सप्लाई जब कम हो रहा है, तो ये क्या है, डिमांड ही रिप्रेजेंट है, ये डिमांड जब डाउनवर्ड फ्लो मनी डिमांड। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट रेट जब मेरा इंक्रीज हुआ है, तो मेरे पास मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो मेरा मनी सप्लाई क्या हो जाएगा गाइस, मेरा कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मेरा मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। जब मनी सप्लाई कम होगा तो इससे मेरा एक्सचेंज रेट क्या होगा गाइस, मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है गाइस, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या इस पॉलिसी का, मैंने बात की आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स अफेक्टेड होंगी, लोकल इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है। प्लस पॉइंट क्या है इसके, इस पॉलिसी को यूज करने के, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना गाइस, तो इसका मतलब बाहर का पैसा आपके मुल्क में आएगा, हॉट मनी इनफ्लो होगा। हॉट मनी मैंने बात की इनफ्लो होगा, मैंने बात की। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से गाइस सेविंग्स इनकरेज हो रही है, सेविंग क्या होंगी, मैंने बात की इनकरेज होती हैं। इंटरेस्ट रेट के कम बढ़ने से गाइस मैंने बात की आपकी लोकल इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मीन आपकी लोकल इंडस्ट्रीज क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, जिससे आपकी लोकल इंडस्ट्रीज क्या होंगी, मैंने बात की लोकल इंडस्ट्रीज मेरे पास क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। क्यों कम होगी बेटा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, बोरो करने वाला बैंक से कम बोरो करेगा, क्योंकि उसको रिटर्न क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो लोन लेने से आप क्या होगे, घबराओगे, क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न पे करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हो रही है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मैंने बात की आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। इतना इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आपकी इकोनॉमिकली रिसेशन आएगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से मैंने बात, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गाइस आपकी ऑब्वियस सी बात है, आपका एक्सपोर्ट क्या है, मैंने बात की एक्सपोर्ट जो है वो लेस कंपेटिटिव हो जाएगा इन दी इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्ट क्या होगा, लेस कंपेटिटिव हो जाएगा। कहाँ पे गाइस, मैंने बात की इन दी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपका एक्सपोर्ट जो है वो लेस कंपेटिटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, जिसके मैंने बात की गाइस आपका एक्सपोर्ट लेस कंपेटिटिव हो सकता है, मैंने बात की कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आपकी कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स जो है, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशनशिप है, कौन सा है गाइस, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है गाइस आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगी, मैंने बात की कंट्री में कम हो जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा देखो ये मेरे पास मनी सप्लाई, और सप्लाई और ये डिमांड इंटरसेक्ट हो रहे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। आप खुद बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मनी सप्लाई कम हुआ, और इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। सही गाइस, तो इसकी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, इसको कहते हैं गाइस, मैंने बात की गाइस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से मैंने रिप्रेजेंट किया गाइस यहाँ पे, जो कि एग्जामिनर जो है गाइस ये पूछता है। अब देखो एक्सपेंशनरी क्या होती है, एक्सपेंशनरी इसका उल्टा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है गाइस, याद रखोगे गाइस, मैंने बात की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, टैक्सेस कम होते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। और एक्सपेंशनरी में क्या होता है, टैक्सेस कम होते हैं और क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम और मनी सप्लाई ज्यादा। कॉन्ट्रैक्शनली यूज होती है सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। कॉन्ट्रैक्शनली यूज होती, हाँ, वो इन्फ्लेशन गुड्स की डिमांड को कम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनली यूज करते हैं। अगर हम एक्सपेंशनरी यूज करते हैं क्या, गुड्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझे गुड्स की डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करूंगा। मैंने बात की एक्सपेंशनरी, मैंने बात की एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता हूँ। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहां पे मैं टैक्सेस को क्या करूंगा, कम करूंगा, और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को क्या करेगी गाइस, इंक्रीज करेगी। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते, टैक्सेस कम करने से क्या फायदे हैं गाइस, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। आपकी डिस्पोजेबल इनकम जब इंक्रीज होगी तो आपके बिजनेस के रिटेन प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैंने बात की इंक्रीज होंगे।
टैक्सेस कम होने से गाइस यहाँ पे क्या फायदा गाइस, मैंने बात की टैक्सेस कम होने से गाइस मैंने बात की लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मैंने बात की क्या होगा, इंक्रीज होगा। टैक्सेस कम होने से गाइस मैंने बात की लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मैंने बात की क्या होगा, इंक्रीज होगा। टैक्सेस कम होने से गाइस मैंने बात की गाइस सबसे अच्छी बात है, अगर टैक्स की नेचर जो है, अगर टैक्स की नेचर रिग्रेसिव है तो इसका मतलब रिग्रेसिव है तो इसका मतलब गाइस क्या होगा गाइस, इनइक्वालिटी कम होगी। इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स लो इनकम पे कम टैक्सेस लग रहा है, टैक्सेस कम होना, लो इनकम पे कम टैक्सेस लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है इनइक्वालिटी की होगी, कम होगी। जो इनकम में कम टैक्स, लो इनकम आर द वन लेस परसेंटेज ऑफ टैक्स पे कर। अगर मैंने यहाँ पे क्या गाइस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मैंने बात की गाइस डिसएडवांटेज, टैक्सेस कम होने से बजट क्या होगा, डेफिसिट पे जाएगा। बजट आपका किस पे जाएगा, मैंने बात की डेफिसिट पे जाएगा। टैक्सेस कम होने से गाइस मैंने बात की गवर्नमेंट का बर्डन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बर्डन ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। टैक्सेस कम होने से गाइस एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मैंने बात की जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन लेके आ सकते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है मैंने बात की आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी करेंसी को खराब करती है, आपके एक्सचेंज रेट को गिराती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है जहां पे हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं और मनी सप्लाई बढ़ता है और जिससे हमारा एक्सचेंज रेट क्या होता है, गिर जाता है। सही, इंटरेस्ट रेट का कम होना, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट का कम होना, मैंने बात की नुकसान क्या है, बोरिंग इनकरेज होगी। बोरिंग मैंने बात की इनकरेज हो जाएगी गैस इंटरेस्ट रेट के कम होने से। इंटरेस्ट रेट के कम होने से गैस मैंने बात की गैस आपके पास बोरिंग इनकरेज हो रही है, इंटरेस्ट रेट के कम होने से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। इंटरेस्ट रेट के कम होने से गैस मैंने बात की गैस इंटरेस्ट रेट का गिरना गैस तो जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्रीज, मैंने बात की लोकल इंडस्ट्रीज क्या होंगी, इनकरेज होंगी। लोकल इंडस्ट्रीज में इन्फेंट सनराइज इंडस्ट्री जो कि न्यूली फॉर्म इंडस्ट्रीज होती है, सनराइज इंडस्ट्रीज मैंने बात की, और डिक्लाइनिंग सनसेट इंडस्ट्रीज क्या होंगी, इनकरेज होंगी। सनसेट इंडस्ट्रीज मैंने बात की प्रोटेक्टेड होंगी, मैंने बात की इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड होना शुरू हो जाएंगी। इंटरेस्ट रेट के कम होने से गाइस नुकसान क्या है, इंटरेस्ट रेट के कम होने से मैंने बात की आपकी कंट्री का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, आपकी कंट्री में हॉट मनी इनफ्लो कम होगा। हॉट मनी मैंने बात की इनफ्लो कम होगा। इंटरेस्ट रेट के कम होने से गाइस मैंने बात की लोकल, मैंने बात की लोकल जो है मैंने बात की इंटरेस्ट रेट कम होने से मैंने बात की सबसे बड़ा नुकसान क्या है गाइस, इंटरेस्ट रेट का कम होना गाइस मैंने बात की सेविंग्स डिस्करेज हो जाएंगी, विल बी डिस्करेज हो जाएंगी। यार गाइस देखो बेटा, अगर मैंने बात की गाइस यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो किया गाइस, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी वो कंट्रोल करती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी। सप्लाई साइड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। फिस्कल पॉलिसी सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर, सुन ले बेटा मेरी बात पूरी कन्वे होने दे। सप्लाई मैंने बात की फिस्कल पॉलिसी यूज करती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोल करती है डिमांड पुल कॉस्ट पुश दोनों को करती है। सप्लाई साइड पॉलिसी सिर्फ कंट्रोल करती है लॉन्ग टर्म में जो इन्फ्लेशन आता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी यूज होती है। सप्लाई साइड पॉलिसी मॉनेटरी शॉर्ट टर्म में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और सप्लाई साइड पॉलिसी जो है लॉन्ग टर्म में मैंने बात की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल। डिमांड पुल और सप्लाई साइड पॉलिसी लाइक डिमांड पुल हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो दोनों को कंट्रोल करती है लॉन्ग टर्म। जब फिस्कल पॉलिसी अगर हमने बात की, याद रखना ये दोनों पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट करती है मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के साथ, लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के साथ। सप्लाई साइड पॉलिसी ऑब्वियसली बात है, मैंने बात की ये पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन भाई इसके लिए गवर्नमेंट के पास रिजर्व होने चाहिए, गवर्नमेंट का बजट होना चाहिए जब भी यूज कर सकते। तो गाइस हमेशा ये रखना सप्लाई साइड पॉलिसी में गाइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गाइस, मैंने ये रिप्रेजेंट कर दूं आपके पास सप्लाई साइड पॉलिसी जो है गाइस आपके सामने डायग्राम है गाइस। सप्लाई साइड पॉलिसी जो है गाइस हमेशा ये रखना है सप्लाई साइड पॉलिसी है,
सप्लाई सेट पॉलिसी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाती है सप्लाई सेट पॉलिसी। सप्लाई सेट पॉलिसी आपका पोटेंशियल बढ़ाती है। सप्लाई सेट पॉलिसी गाइस आपके एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करती है। सप्लाई बढ़ने के रीजन क्या है? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज, deregulation, privatization. Government can also reduce the taxes. Supply side policy. सप्लाई साइड पॉलिसी में एग्रीगेट सप्लाई जो शिफ्ट होती है, ये डायग्राम में गैस हमारे पास जो ड्रॉ करनी पड़ती है, सप्लाई का शिफ्ट होना, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो रही है। दिस इज द वन ऑफ द करेक्ट डायग्राम जो हमें ड्रॉ करनी पड़ती है अपने सीआई एग्जाम में फॉर द सप्लाई साइड पॉलिसी। तो सप्लाई साइड पॉलिसी के नुकसान क्या है? गवर्नमेंट का बजट लेके जाती है, डेफिसिट पे करती है, सब्सिडीज देने से, टैक्सेस कम करने से गवर्नमेंट को बर्डन बेयर करना पड़ता है, एक्सप्लॉइट करती है कंज्यूमर एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करती है, सप्लाई बढ़ने से वेस्टेज बढ़ती है। सप्लाई साइड पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है एट द टाइम ऑफ द रिसेशन के टाइम पे ये पॉलिसी क्या बेकार पॉलिसी। अब देखो गाइस,